बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, इसको आप गौर से सुनिएगा। आपको एक बात समझ आ जाएगी जो आज का सबसे बड़ा नुक्ता है। यानी कल जो DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जो नुक्ता सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ वो ये था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और आइंदा इस तरह की सियासत करने से तौबा करें, या वो माफ़ी मांग ले। इमरान खान साहब, माफ़ी की एक डिमांड है जो बड़े लंबे अरसे से चल रही है। पहले ये पैगाम मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए से आता था, फिर ये पैगाम हमें ख़बरों की सूरत में मिलता था, फिर ये मुख्तलिफ सियासतदानों के मुंह से मिलना शुरू हुआ, और अब DGISPR के मुंह से हमने सुना कि इमरान खान साहब यानी वो माफ़ी मांगे और माफ़ी मांग के जो है मामला फिर आगे बढ़ सकता है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे? तो मैं पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, कि बाद में कोई फड्डा ना डाल दें। इसको गौर से सुने और समझें कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ। क्या इमरान खान माफ़ी मांगेगा, या इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, या इमरान खान माफ़ी मांगने के लिए राज़ी हो जाएंगे? इसके लिए पहले आप एक चीज़ फ़र्ज़ कर लें, या आप अपने दिमाग में ये बिठा लें कि इमरान खान ने इक़्तिदार नहीं लेना, उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है, और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। फ़र्ज़ करें वो निज़ाम से कुछ भी नहीं चाहते। सारी चीज़ें, सारी सियासत, फ़ायदा नुकसान सियासी, वो सारा एक जगह पर आप अलग रख दें। सिर्फ आप इमरान खान की शख्सियत को स्टडी करें, जिसको आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस कहते हैं। आप ये देखें कि उनकी ज़हनी कैफियत है क्या, या एक्चुअली इमरान खान क्या है। अगर आपने इमरान खान को समझ लिया तो आपको यह समझ भी आ जाएगी कि यह शख्स माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक लम्हे के लिए अपने दिमाग में आप ये रखिए, कम से कम इस वीलॉग को सुनते हुए, कि इमरान खान कोई लीडर नहीं है। आप अपने दिमाग में ये रख लें मिसाल के तौर पर, और अपने दिमाग में आप ये भी रख लें कि इमरान खान जो है वो कोई ना वो लीडर है मिसाल के तौर पर, ना इमरान खान साहब जो है वो उनको दोबारा इक़्तिदार में आना है, ना वो मुल्क और कौम के लिए कुछ चीज़ें अभी सोच रहे हैं। आप फिलहाल अपने दिमाग में ये रख लें। अब सिर्फ आप ये देखें कि एक्चुअली इमरान खान है क्या, वो बने कैसे, उनके पास क्या स्टेटस है, और वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े स्टेक्स हैं ना, मुल्क, हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान के लिए सोच, पाकिस्तान की आवाम का दर्द, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। ये बड़ी चीज़ें जब हम साथ जोड़ देते हैं ना, तो चीज़ें और कम्प्लेक्स हो जाती हैं। आप इनको साइड पे रख लें। अब आप आ जाए सिर्फ इमरान खान। अगर इमरान खान ज़ाती तौर पे एक आप ये कहें कि इन सारी चीज़ों से मुबर्रा भी हो जाए, इनसे बाहर भी निकल जाए, तो एक्चुअली इमरान खान क्या है, आप इसको समझिए कि वो क्या है जिससे माफ़ी का तकाजा किया जा रहा है। पहले तो आप ये देखें कि माफ़ी क्यों कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे। यानी इमरान खान गिरफ्तार है, जिन लोगों ने 9 मई के जिनके ऊपर इल्ज़ाम हैं उनमें बेशतर लोग गिरफ्तार हैं, या वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं। कुछ लोग मिलिट्री की कस्टडी में भी हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी केसेस चलते रहे हैं। ये सारे मामलात अदालत में पेंडिंग है। फिर इमरान खान से क्यों कहा जाए कि वो माफ़ी मांगे? फिर तो इंसाफ होना चाहिए ना। उसूली बात यह है कि बंदे अंदर हैं या बाहर हैं, सारे केसेस का सामना कर रहे हैं, तो फिर तो इंसाफ होना चाहिए। फिर तो माफ़ी का तकाजा होना ही नहीं चाहिए। यानी ये जो माफ़ी का तकाजा है, इससे एक चीज़ तो समझ आती है कि सिस्टम इस चीज को समझ गया है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं है। कम से कम इमरान खान और उसकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के नुक्ता नजर से इतने रेलिवेंट जरूर है कि इनके बगैर काम आगे नहीं बढ़ेगा। लिहाजा इनका वापस आना भी जरूरी है। अब इनके वापस आने के लिए गुंजाइश क्या निकाली जाए, तो उसमें एक माफी का एलिमेंट है कि जनाब माफी मांग ले। ये गुंजाइश निकल जाती है तो इमरान खान साहब सिस्टम के अंदर वापस आ जाए, ताकि सिस्टम भी अपना काम करता रहे। यानी माफी की तभी आएगी ना चीज। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, या उनकी तरफ से कोई डील की ख्वाहिश भी नहीं आई। उन्होंने अपने मुंह से कहा भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि बातचीत तो मैं कर सकता हूं, डील मैं नहीं करूंगा, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा। ये उनका मौक़िफ़ है। अब ये माफी वाली बात आती कहां से? यानी जितने सहाफ़ी एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, या हुकूमत के करीब है, या रियासती बयानिए को बताते हैं, या सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहे हैं, वो सहाफ़ी बार बार ये नुक्ता नजर लेकर आते हैं माफी वाला। तो इसका मतलब है कि माफी का एक तकाजा किया जा रहा है कि इमरान खान माफी मांग ले, और ये वो गुंजाइश है जो इमरान खान के लिए निकाली जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिस्टम ये बात समझ गया है कि इमरान खान के बगैर सिस्टम का चलना और आगे बढ़ना पाकिस्तान में मुश्किल है। लिहाजा ये इररेलेवेंट नहीं है, स्टिल रेलिवेंट है, तो इसको वापस आना पड़ेगा या लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई गुंजाइश निकाली जाए। तो आज तो ये बात आ रही है माफी, हो सकता है मुस्तकबिल में कुछ और हो, या हो सकता है पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो ये माफी इमरान खान को मांगनी ना पड़े। ये सारी चीजें अभी छोड़ दें। इमरान खान की जो शख्सियत है वो क्या है, जरा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए खबरें बहुत सारी हैं, वो बाकी लोग आपको वीलॉग्स में बता देंगे, खबरें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान क्या है, और माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा।
सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान माफी मांगे, क्योंकि सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान सिस्टम में वापस आए। माफी मांगेगा तो वापस आएगा ना। इमरान खान ने तो कोई इस पे बात ही नहीं की, सिस्टम ये बात कर रहा है कि माफी मांगे और सिस्टम में वापस आए। इसका मतलब है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं हुआ अभी तक। 1952 में यह शख्स पैदा हुआ इमरान खान। 1971 में इसने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। यह पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है क्रिकेट, और उसमें इमरान खान जैसा एक हीरो आता है 1971 में। अब आप समझ सकते हैं कि 71 के अंदर एक नौजवान क्रिकेट में आया और 19 साल की उम्र में हीरो बन गया। 70 की दहाई के एंड में और 80 की दहाई में ज्यादातर नौजवान आपको जो मिलेंगे उनका नाम आपको इमरान मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये इतना बड़ा हीरो था उस दौर का। उन 20 सालों में यह शख्स इतना बड़ा हीरो था कि बेशुमार लोगों ने अपने बच्चों के नाम इस शख्स के नाम के ऊपर रखे। ये सब जानते हैं, पाकिस्तान पूरा इसकी गवाही देगा कि इतना बड़ा हीरो कोई नहीं था पाकिस्तान में। सारा मीडिया इसके पीछे होता था, प्रेस जिस जगह पे ये जाता था यही आंख का तारा बनता था। पाकिस्तान से बाहर ये मुफ्त ट्रेवल करता था, पूरी दुनिया के अंदर इसकी दावत देने के लिए लोग पीछे पीछे फिरते थे। यानी उस वक्त जो पीटीवी था उसके लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि इमरान खान का वो इंटरव्यू करे। अखबारी नुमाइंदे जो है वो इमरान खान का एक खबर छाप के खुश हो जाते थे। सबसे महंगा पाकिस्तान का जो मॉडल था वो इमरान खान था। पाकिस्तान के किसी फिल्म के हीरो या किसी ड्रामा के हीरो की भी इतनी मकबूलियत नहीं थी जितनी इस शख्स इमरान खान की रही उन 2 दहाइयों में। 1982 में यह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया 10 साल के बाद। यानी 1971 में कौमी टीम में आया, 1982 में कौमी टीम का कैप्टन बन गया और 1992 में 21 साल क्रिकेट खेलने के बाद रिटायर हो गया। यह है जी इमरान खान का करियर। लेकिन जब यह शख्स रिटायर हुआ तो यह वर्ल्ड कप जीत कर रिटायर हुआ। यह पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप है जो इमरान खान साहब ने जीता। अब इमरान खान ने वर्ल्ड कप का तोहफा कौम को दिया और एक बहुत बड़े स्टार और बहुत बड़े हीरो की तरह रिटायर हुआ। अब नॉर्मली पाकिस्तान में हीरोज के साथ होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। हीरोज आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होते जाते हैं। यानी जिनके दौर में वो हीरो होते हैं ना, यानी जो लोग राजेश खन्ना की फिल्में देखते थे या मोहम्मद अली की फिल्में देखते थे या जो लोग वहीद मुराद की फिल्में देखते थे, उन्हीं को आज वहीद मुराद, मोहम्मद अली और राजेश खन्ना याद है। जो नए दौर के लोग हैं उनको नए दौर के हीरोज याद हैं। तो हर दौर के हीरोज बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जावेद मियांदाद को वही लोग जानते हैं ज्यादा, या उनसे वो उतना प्यार करते हैं जो उनके दौर में क्रिकेट देख रहे थे। बाद वाले लोग पहचानते जरूर हैं जो क्रिकेट लवर्स हैं, लेकिन उनके लिए जावेद मियांदाद वो नहीं है जो आज बाबर आजम है। उनके लिए शायद यूनुस खान ज्यादा रेलिवेंट होगा जो वर्ल्ड कप भी जीत कर लाए, शायद अफरीदी ज्यादा रेलिवेंट होगा, शोएब अख्तर बड़ा। डी चौक पे इमरान खान साहब का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, पाकिस्तान के मालिक, वो पहुंच गए हैं डी चौक पे और मुलाजमों ने बड़ी कोशिश की नाजरीन रस्ते में रोकने की। मुलाजिम जो है उन्होंने 55,000 शेल अपने मालिकों के ऊपर चलाए। मुलाजमों ने जो है वो बहुत सारी रबड़ की गोलियां अपने मालिकों पे चलाई। मुलाजमों ने रस्ते में जो है वो बहुत सारे कंटेनर्स खड़े किए, बहुत सारा पैसा मालिकों के खिलाफ ही खर्च कर दिया, मालिकों के सामने खंदकें खोद दी। यानी ऐसे मुलाजिम कौन होंगे जो अपने मालिकों के साथ ऐसा सलूक करेंगे। लेकिन पिछले 3 दिन तक इस मुल्क के मुलाजिम अपने मालिकों के ऊपर हमलावर थे और जगह जगह अपने मालिकों को मार रहे थे, जगह जगह अपने मालिकों को गिरफ्तार कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मालिक जो है वो ज़ाब्ता और वो असूल याद दिलवा रहे हैं जिनके तहत ये मालिक और मुलाजिम का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यानी मालिक ये बता रहे हैं जनाब आपकी ये औकात और ये आपकी ड्यूटी है, ये आपने काम करना है। आपको जो है वो हुकूमत का ये काम है, उसके ये फंक्शंस है, अदलिया का ये काम है, उसके ये फंक्शंस है, आईने पाकिस्तान ये कहता है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके मुताबिक ये मुल्क चलेगा। आप उठा के बंदों को जेलों में नहीं डाल सकते, आप गैर कानूनी तौर पर लोगों को हिरासत में नहीं रख सकते, आप जबरी गुमशुदगियां नहीं कर सकते, आप मैंडेट चोरी नहीं कर सकते। तो इस मुल्क के मालिक निकले और वही असल मालिक है जो पाकिस्तान की आवाम है। जब वो निकले तो उनके ऊपर बदतरीन टॉर्चर किया गया। वो आग का दरिया अबूर करके आए, बहुत मुश्किल था, ये आसान नहीं था। स्पेशली जो बलूचिस्तान से आने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा शाबाश के मुस्तहिक हैं। वो बड़ी मुश्किल से पहुंचे, बड़ा लंबा फासला उन्होंने तय किया। वो पहले बलूचिस्तान में लड़ते हुए आए, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों के साथ मिले और वो फ्रंट पे रहे। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो आपको पता है उनकी कोई और एग्जाम्पल है ही नहीं। यानी पाकिस्तान में ऐसे लोग और किसी सूबे में नहीं है जितनी मुजामत वो कर सकते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक लड़ाई लड़ी है अपने मुलाजमों के साथ और अपने मुलाजमों को शिकस्त दी है।
पंजाब के 4 इजला अभी तक बहुत खुलकर सामने आए। नंबर 1 अटक, मियांवाली, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आप शामिल कर दें, लेकिन एक्चुअली वो पंजाब तो नहीं है, दारुल हुकूमत है। तो ये 4 जगह जो है, यहां से बड़ा अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या यहां के शहरियों ने बड़ा जबरदस्त तरीके से मुजाहबत की है। रावलपिंडी से बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और वो नजर आ रहे हैं डी चौक पे। अटक से जो लोग पहुंचे हैं वो नजर आ रहे हैं डी चौक पे। इसके लिए जो बुखारी फैमिली है, जो बाकी लोग हैं, जितने एमपीए हैं अटक के वो भी, और जो फैमिली है मेजर साहब की वो भी, यानी मेजर साहब की भी सियासत है और जो उनके साथ उनके एमपीए हैं उनकी भी बड़ी तगड़ी सियासत है। तो अटक के जो सियासतदान है उन्होंने कामयाबी के साथ अपने लोगों को निकाला है। इसके बाद रावलपिंडी, रावलपिंडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरी की है और जोरदार तरीके से पूरी की है। और जो इस्लामाबाद के शहरियों ने कुर्बानी दी है और सामना किया है फस्तायत का, वो भी अपनी मिसाल आप है। तो इसमें आमिर मुगल साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से लोगों को वेलकम किया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। अब बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। डी चौक पे तो पहुंच गए, डी चौक पे तो कब्जा हो गया। अब 3 दिन तक लगातार फस्तायत का मुकाबला करके ये लोग डी चौक पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2.5 साल इतना मारा अवाम के मुलाजमों ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार खा खा के कुंदन बन गई है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको हम पहले जानते थे। ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी है, इसका शऊर बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा मार खा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की तरबियत का असर यह है कि इनके हाथ जो भी बंदा लगता है सरकारी या कोई मुलाजिम इनके हाथ लगता है तो ये उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको मारते नहीं है। ये बड़ा बुनियादी फर्क है। जैसे ये ताकत में आते हैं वैसे ये रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। आप फर्क देखें ना, जिसके पास ताकत होती है ना, ताकत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है। और इमरान खान ने अपने कारकुनों को यह सिखाया है। जब ये मजलूम होते हैं तब तक ये लड़ते रहते हैं। जैसे ही इनके पास ताकत आती है या ये किसी को पकड़ लेते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, उसको बचाते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं। और ऐसी एक नहीं दर्जनों वीडियोज है। अब जो वो रेंजर्स के एहलकारों की जाँ बहक होने वाला वाकया है, वहां पे एक शहरी भी जाँ बहक हुआ, एक एफसी वाला भी था, तो उसकी बाकायदा वीडियोज आ चुकी है और सारा मामला क्लियर हो चुका है। कल रात को जिन लोगों ने इस पर प्रोपेगेंडा किया उन्हें शर्म आनी चाहिए। इससे पहले बहुत सारे लोग धमकियां लगा रहे थे, बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे, कोई नहीं आ सकेगा, किसी को नहीं पहुंचने देंगे, इंज कर देंगे, उंज कर देंगे। मुलाजमों को ना इतना फुदकना नहीं चाहिए। इस्लामाबाद का आईजी नारे लगा रहा था, रैलियां निकलवा रहा था। वो जिस जगह पुलिस ने रैली निकाली थी उधर एक पुलिस वाला भी नहीं है। अब किधर गए सारे? रास्ते में जितनी रुकावटें खड़ी करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अटक मेरी रेड लाइन है, ए पई जे रेड लाइन। तो मुलाजमों को ना मुलाजिम बन के रहना चाहिए। अवाम इस मुल्क के मालिक है। कुछ लोग एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जरा उसका जवाब दे देते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जत्थे आ गए जी, इस तरह तो कल को कोई और जत्था उठेगा, वो उठ के इस्लामाबाद आएगा, अपनी बात मनवा लेगा। लित्तर नहीं मारेंगे उसको जो आएगा ऐसे उठ के और बात मनवाएगा। किस कैपेसिटी में आएगा भाई? कहते हैं जी टीएलपी वाले उठेंगे वो आ जाएंगे, या टीटीपी वाले उठेंगे वो आ जाएंगे, या कोई और ग्रुप उठेगा आगे इस्लामाबाद में बैठ जाएगा। क्यों आके बैठ जाएगा भाई? ये पाकिस्तान के मालिक आए हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे और फर्क क्या है। ये आपने याद रखना है। कोई बंदा भी ये बात करे उसके मुंह के ऊपर आपने रख के ये जवाब मारना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुवाजना नहीं कर सकते जिनको एक भी वोट नहीं पड़ता या एक भी सीट वो नहीं जीतते। ये बात है। तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क में 180 सीटें जीती हुई है कौमी असम्बली की। 2/3 से ज्यादा अक्सरियत के साथ वो इस वक्त इलेक्शन में जीत चुके थे। जाली फार्म 47 के ऊपर उनको हराया गया। लेकिन बदतरीन धांधली और फस्तायत के बावजूद आज भी इस असेंबली की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कोई और नहीं है। बदतरीन धांधली, आधी सीटें छीन ले फिर भी वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इस वक्त भी उसकी आधी सीटें छीनकर सब में बांट दी, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त भी असेंबली में है। ये है फर्क। उनके पास अवाम का मैंडेट है। ये पाकिस्तान के मालिक हैं जिनका मैंडेट है उनके पास, इसलिए वो आ सकते हैं, वो अपना मुतालबा कर सकते हैं। वो जमहूरी पार्टी है। आप इनको उनके साथ आप इनका मुवाजना नहीं कर सकते या उनके साथ मिलाकर नहीं देख सकते जो कभी एक सीट भी नहीं जीते। इस फर्क को अपने जहन में रखें आप। और यह लड़ाई का आगाज हुआ था 8 फरवरी और 9 फरवरी को, जब इनके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया था
कहते जी अवाम निकलती क्यों है, अवाम अपने हाथ में कानून क्यों लेती है, अवाम यहां तक पहुंच क्यों गई है, अवाम ने रुकावटें क्यों अबूर की हैं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तो बड़ा जुल्म वाला तरीका है और ये तो बड़ा जबर वाला तरीका है। इस तरह की बातें करते हैं ना। तो बात यह है, अवाम ने तो सीधा तरीका इख्तियार किया था। अवाम ने तो 8 तारीख को अपना इनकलाब और अपना फैसला बैलेट के जरिए कर दिया था कि जनाब ये बैलेट बक्सा है, इस पर मैंने अपना वोट डाल दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे फैसले का एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तान की अक्सरियत ने वोट डाल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आपने उनके वोट की तौहीन कर दी। आपने उन्हें मजबूर किया, बार बार जुल्म करके आपने उन्हें मजबूर किया कि वो अपना हक वापस लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। और ये पाकिस्तान के असल मालिक है, ये अपना हक वापस ले लेंगे, आज नहीं लेंगे तो कल ले लेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चंद बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो आप ये देख लें कि जो लोग धमकियां लगा रहे थे वो ये भी कह रहे थे कर्फ्यू लग जाएगा, ये भी कह रहे थे मार्शल लॉ लग जाएगा, ये भी कह रहे थे कि इंतहाई कदम उठा लिया जाएगा, गोलियां मार दी जाएंगी। इस्लामाबाद में देखते ही गोली मार देने का हुक्म, और बहुत बंदों को गोलियां लगी भी हैं। डी चौक में पहले फायरिंग हुई है जब ये पहुंचे हैं, लंबी लड़ाई के बाद। जितने लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको कवर किया है वो सारे सलाम के मुस्तहिक है, लड़कियां भी और लड़के भी, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसकी कवरेज नहीं की। सलाम करना चाहता हूं मैं भी, और पूरे पाकिस्तान को सल्यूट करना चाहिए पाकिस्तान के उस सोशल मीडिया को जिन्होंने एक एक लम्हे की कवरेज की है। नया पाकिस्तान का हसनैन, उसको आप देख लें, वो हमारा शेख है, उसको आप देख लें, ये सदीक जान की टीम है, उसको देख लें, उस्मान है, अवैस है, बेशुमार और लोग हैं, हमारी सियासत.pk की टीमें हैं, उनको आप देख लें, रफ्तार न्यूज के लोग हैं, उनको आप देख लें। तो जिन लोगों ने ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज दिखाई और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मुनाफकत के बावजूद, मुनाफकत ही कहूंगा मैं इसको, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तमाम तर जबर और फसाइयत का सामना करके उन्होंने हर चीज दिखाई, उनको सलाम करना चाहिए पाकिस्तान की कौम को। जान जोखिम में डाल के उन्होंने ये काम किया है, इसके लिए उन्हें कोई पे नहीं कर रहा। तो नाज़रीन, एक तो ये है कि जो धमकियां थी वो धमकियां सारी हवा हो गई। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि ये फौज नहीं लड़ेगी अवाम से, फौज बहुत समझदार होती है। 71 में लड़ाई होगी थी ना फौज की अवाम से, तो क्या नतीजा निकला? फौज अवाम से नहीं लड़ेगी, सामने आके क्यों लड़ेगी जी अवाम के साथ वफाकी दारुल हुकूमत में? जैसी पब्लिक पहुंची है फौजियों ने ऐसे इशारा किया है, उनको हाथ हिलाए, ना सिर्फ हाथ हिलाए बल्कि उनको अनाउंस करके कहा कि आप पुरअमन रहे, फौज आपके साथ कुछ नहीं करेगी। और उधर जो है वो नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए थे कुछ दानिश्वरों ने, कुछ सहाफियों ने। शर्म भी आती है, उनका हम हिस्सा है। वो ये चाह रहे हैं बुग्स के अंदर भरे हुए कि मारो गोलियां। कई सहाफी और कई सियासतदान इस वक्त इस गुस्से के अंदर है कि जनाब फौज गोलियां क्यों नहीं मार रही पब्लिक को। वो हर हाल में कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को फौज के साथ लड़ाया जाए, लेकिन अवाम गई है जाके आराम से वो कंटेनर के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। जो नहीं चढ़ पा रहा था चंद को तो फौजियों ने पकड़ के ऊपर खींचा है। वो गए जाके उन्होंने फौजियों के साथ गले चले मिले, सेल्फियां बनाई है, उनके साथ फोटोएं बनाई है, पाकिस्तान के झंडे हाथ में पकड़े हुए थे, और वहां से फिर बड़े आराम से नीचे आए, कुछ उनके पास ही ऊपर बैठे हुए। तो फौज के साथ तो उनकी कोई लड़ाई नहीं है। इमरान खान ने एक दफा नहीं 10 दफा कहा कि मेरी फौज है, मालिक हूं मैं इसका, मेरी फौज है, मुल्क भी मेरा है, मैं फैसला करूंगा। मैं भी आपको यही कहता हूं, हर पाकिस्तानी का ये सोच होनी चाहिए कि इदारे मेरे हैं, मैं इनको ओन करता हूं। लेकिन कोई भी अपनी हद से बाहर ना निकले, सबको अपनी हद के अंदर रहना चाहिए। आइन ने सबकी हुदूद जो है वो मुतय्यन की हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चंद बड़े चैलेंजेस हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं जल्दी से। नंबर 1 तो ये है कि जी फौज तो इस्तेमाल नहीं हो सकी, और ना मुझे लगता है इन्होंने इस्तेमाल होना है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे आकर बैठ गई है यहां पे सस्टेन कर पाएगी? तो इसका जवाब है हुकूमत नहीं करने देगी। एक तो इमरान खान साहब की आज यानी उनका रिमांड दोबारा 6 दिन का दिया गया है। ये रिमांड अगर आज ना होता तो सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये चैलेंज भी हो जाएगा जाके। लेकिन देखते हैं कि मामला जाता किस तरफ है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग पहुंचे, गोलियां चलने के बावजूद भगदड़ नहीं मची, वो भागे नहीं। अभी मेरी चंद साथियों से बात हो रही थी, कहते हम हैरान हो रहे थे कि डी चौक में जब गोली चली है बहुत सारे लोग जख्मी होकर अस्पतालों में पहुंचे, और स्टेट फायरिंग की जो है वो तस्वीरें भी मौजूद हैं, वीडियो भी मौजूद है, लेकिन वहां से भागा कोई नहीं। एक गिरता था दूसरा उसकी जगह ले लेता था। तो ये एक इनकलाब टाइप की सिचुएशन है, इसको आप ये नहीं कह सकते। और ये इनकलाब नहीं तो और क्या है, लोग अपनी जान से खेल रहे हैं, आकर खड़े हो गए, ठीक है मारो गोली। और थोड़े बहुत भी नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस्लामाबाद में इतने लोग नहीं पहुंचे जितने अब पहुंच गए हैं, और ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। और जो सुन रहे हैं सबको पता है कि मैं क्या कह रहा हूं।
बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। अब मामला यह है कि हुकूमत इंतजार करेगी कि लोग कम हों या कमजोर पड़े तो इनके ऊपर फिर अटैक किया जाए। मुमकिन है आज रात को अटैक करें, मुमकिन है कल अटैक करें। हुकूमत अटैक कर सकती है, इनसे आप किसी बात की बात ना रखें। ये वही लोग हैं जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के बाद बेशुमार लोगों को उठा के, जो बेगुनाह थे, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था, उनको उठा के जेलों में डाल दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को गुज़िश्ता 1.25 साल से जेल में रखा हुआ बगैर जुराइम के। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेशुमार लोगों को जबरी तौर पे लापता कर दिया, और ये सारे इकट्ठे हैं, ये बीच में से मिले हुए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर यहां पे सस्टेन करना है अपने मुतालबात मनवाने के लिए, तो उन्हें चंद चीजें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, लोगों की तादाद को बरकरार रखना पड़ेगा, यहां लोग कम नहीं होने चाहिए। नंबर 2, मौसम के खिलाफ, यानी मौसम वहां पे अभी सर्दी हो रही है और खुराक का इंतजाम करना पड़ेगा, लोगों के रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। ये जितने कंटेनर्स वहां पे मौजूद हैं, इनको कोई लेकर ना जाए, इन कंटेनर्स के अंदर अपने